टाइटल को देख करके शॉक हो गए, होना चाहिए भी सही, क्योंकि ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये सच्चाई है कि अगर आपका गेट में AIR 1 भी आ गया ना, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको PSU जॉब मिलेगी। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि अगर उनके क्राइटेरियाज आप फुलफिल नहीं कर रहे हो ना, तो उधर से ही फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, चेक भी नहीं करेंगे कि आप कौन से ब्रांच के टॉपर हो। अब ऐसे कौन से क्राइटेरियाज है सर जी, हमें बताइए, क्योंकि कोई बताता नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, सभी क्राइटेरियाज में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है BTech परसेंटेज। कुछ PSU कंपनीज मिनिमम 60% डिमांड करती है एग्रीगेट BTech, सारे सेमिस्टर्स के परसेंटेज आपका एग्रीगेट में लेकर आओ। तो अगर 60% है तो वो आपको एलिजिबल करती है। तो कुछ PSUs है जो 65% मिनिमम डिमांड करती है। अब जो PSU 65% डिमांड करती है तो वो 60% एग्रीगेट को अलाउ नहीं करेगा, 61 को भी नहीं करेगा, 62 को भी नहीं करेगा, 63, 64, 64.999 को भी नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा। मिनिमम 65% मतलब 65% चाहिए उनको। उसके ऊपर हो गया तो बढ़िया, फिर तो क्या ही दिक्कत, उसके नीचे नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो PSU 60% मार्क्स डिमांड कर रही है उसका भी ऐसा ही है कि अगर आपका 59.99% है इंजीनियरिंग में तो रिजेक्ट। वो ये नहीं चेक करते कि कितने KT आपको लगे थे, यानी बैकलॉग आपकी इसमें क्या बोलते हैं वो पता नहीं, किसी का 80 KT होता है, किसी का KT होता है, किसी का बैकलॉग होता है। तो वो चेक नहीं करते कि कितने आपका बैकलॉग था या कितने साल में इंजीनियरिंग किया, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है, एट दी एंड जब आपके सामने डिग्री आ रही है तो कितना परसेंटेज उसमें है। कंपनी का अगर 60% है तो उससे मैच हो रहा है तो फिर एलिजिबल, नहीं मैच हो रहा है तो रिजेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच है कि अगर आप रिजर्वेशंस में आते हो SC ST या ऐसा, तो फिर आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, 55% भी चल जाता है। तो यहाँ अगर 60% क्राइटेरिया डिमांड था तो वो 55% अलाउ करते हैं, 65% अगर डिमांड था तो 60% अलाउ करते हैं, बट ओनली फॉर दी रिजर्वेशन कैटेगरी। अनरिजर्व वालों के लिए कोई कटौती नहीं है। सर ये क्या मेजॉरिटी, क्या सारी PSU कंपनी ये 60 और 65% का ही रखती है? नहीं, एक दो कंपनी आपको मिल जाएगी जो कहेगी 55% भी चल जाएगा। तो कुछ कंपनी है वो 75% भी डिमांड करती है। ठीक है, ये जनरली कब होता है, जब रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी आती है, ठीक है, तब ये होता है। बाकी तो जनरली इसी में घूमता है, और बहुत ही रेयरेस्ट कंपनी है, साल में एक दो बार सुनने मिलेगा कि 55% डिमांड किया है फॉर अनरिजर्व्ड। ये पहली बात है। क्लियर, पूरा आइडिया मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई की उम्र है, कर लो फिर बाद में पछतावा होगा। सीनियर्स आपको कहते हैं जल्दी से जल्दी गेट की प्रिपरेशन करो, अगर इंटरेस्ट है पढ़ाई में, IIT में जाना है या PSU करना है, जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है। नहीं तो पढ़ाई का जो वो एक नैक होता है, वो जो एक मोमेंटम होता है वो भी छूट जाएगा, एज भी छूट जाएगी, फिर बाद में कोई मौके नहीं मिलेंगे। सो एज के साथ साथ सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसी में आता है कि मेजॉरिटी PSUs का जो डिमांड है वो डिमांड है 26 से लेकर के 28, यही रेंज है मेजॉरिटी PSU का। कि अगर आपका एज लिमिट इसमें है, अनरिजर्व्ड की बात है ऑब्वियसली, रिजर्वेशंस में तो 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है इसके अपर एज लिमिट में। तो ये चीज़ है, अपर एज लिमिट जो है मेजॉरिटी PSUs की अनरिजर्व्ड वालों के लिए 26 से 28 है। जैसे गेल इंडिया कहती है 26 ही हम एज लिमिट लेंगे, से बाकी है पावर ग्रिड है, फिर ONGC है, ऐसे बहुत सारी PSUs है जो 26 से 28 की एज लिमिट रखती है। अब सर जी अगर मैं 25 का हूँ तो हाँ, तो अपर एज लिमिट 26 है ना, ठीक है, तो 25 तो अप्लाई कर ही सकते हैं। पर अगर सर जी मुझे गेल इंडिया में जाना है और मैं 27 का हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि गेल इंडिया 26 और ऊपर चले गए आप 27, तो फिर नहीं चलेगा। नीचे हो 25, 24, 23 तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा फेल भी हो गए तो फिर अगला अटैम्प्ट भी मिलेगा, अगला अटैम्प्ट जैसे ही 26 का ऊपर चला गया फिर रिजेक्ट। तो ये तो मैं सिर्फ गेल इंडिया की बात कर रहा हूँ, बट फिर और भी PSUs है जो कभी 27 रखती है, कभी 28 रखती है। अच्छा कुछ PSU तो नहीं कहूँगा, बट HPCL एक सरकारी कंपनी है जो 25 ईयर्स अपर एज लिमिट रखती है। बताओ अब, मतलब जैसे ही पास आउट हो गए उसी 1 साल में 2 साल में प्रिपरेशन करके HPCL चले जाओ, नहीं तो नहीं होगा। जॉब वॉब करने लग गए और फिर अगर क्रैक नहीं हुआ गेट एग्ज़ाम तो गेट नहीं बट उनका जो खुद का एग्ज़ाम होता है वो नहीं हुआ तो HPCL नहीं मिलेगा। ये चीज़ है। तो कुछ PSUs है जो 30 ईयर्स तक अपर एज लिमिट रखती है, जैसे कोल इंडिया हो गया, स्टेट PSUs हो गई, तो वो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखते हैं। तो वो एक
संतुष्ट वाली बात है काफ़ी सारे इंजीनियर्स को। तो चलो एटलीस्ट हमारे लिए कुछ PSUs है जो अपर एज लिमिट अच्छा खासा रखती है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास अटेम्प्ट्स भी बचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आपको एक एज लिमिट का भी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप AIR 1 आ गए और आप कह रहे हो कि अब तो मैं जहाँ पर हाथ रखूँगा वही PSU मेरे को मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। PSU के अपने क्राइटेरियाज़ है, वो अगर सेटिस्फाई करोगे तो चांस है, नहीं तो नहीं है। फिर है ना, अब तीसरा आता है जो बहुत ही रेयर है, जो ज़्यादा कोई डिस्कस करते नहीं है, ना कोचिंग वाले ना टीचर, जो है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में सब टेस्ट किया जाता है। अब जहाँ पर फिज़िकल टेस्ट होना चाहिए वो फिज़िकल करते हैं, जो केमिकल कंपनीज़ होती है वो आई टेस्ट करते हैं, इशिहारा टेस्ट करके होता है कि आपको कलर डिफरेंस समझ में आ रहा है। नंबर प्लेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखा जाता है, डार्क लाइट ग्रीन, डार्क ब्लू लाइट ब्लू, और फिर आपका टेस्ट किया जाता है कि आपको लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि वो नंबर उसमें रिफ्लेक्ट होता है। नहीं समझ में आ रहा है मतलब आपका मेडिकल टेस्ट फेल हो गया और आपकी जॉब वहाँ से ख़त्म हो गई, परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो ये ट्रेनिंग के दौरान होता है कि आपका बीटेक सही है, एज सही है, मार्क्स सही है, इंटरव्यू सही है, सब हो गया, मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए तो रिजेक्ट हो गए, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अब फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, ये AIR 1 के लिए नहीं है, ठीक है, AIR 1 के लिए यहाँ तक ही सीमित है। उसके बाद जो है मैं अदर चीज़ें भी कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिलेगी जो AIR 1 के लिए भी होगी, बट बाकी जो अच्छा रैंक लेकर आते हैं अंडर 200 और ये सब, ठीक है, अंडर 300, तो कई बार क्या होता है कि मान लो कि मेरा रैंक है 290 और मेरे दोस्त का रैंक है 301, ठीक है, तो किसको मिलना चाहिए, देखा जाए तो जिसकी अच्छी रैंक है उसको जॉब मिलना चाहिए, इसको तो नहीं मिलता, नीचे वाले को मिल जाता है। ऐसा कैसे हो गया सर जी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका इंटरव्यू एंड GD बेटर था 290 के कंपेयर में, तो उसने वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, और फिर उसका सिलेक्शन हो गया और ऊपर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपका ऐसा नहीं होगा कि मेरा ज़्यादा AIR है, अब बढ़िया अच्छा AIR है तो मेरा गारंटी हो जाएगा, ठीक है, कि मेरे जो ऊपर वाले हैं 301 या 400 वाले उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर उनका इंटरव्यू और GD बढ़िया रहा तो उनको भी मिल सकता है। अच्छा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, डुअल पेपर कॉम्बो वाला, अक्सर इस पर कोई बातें नहीं करता, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। कई बार ऐसा होता है कि कोई EC के बच्चा है, उसने डिसाइड किया कि मेरे को तो CS का पेपर लिखना है, क्योंकि मैंने सुना है कि CS में बहुत जॉब्स है, CS में अच्छा स्कोप है, हाई सैलरी है, डिमांड है, बहुत सारी कंपनीज़ है, तो मेरे को तो CS करना है। अब होता क्या है कि उसने डिसाइड तो कर लिया कि मैं EC का हूँ बट मैं गेट CS लिखूँगा। मान लो कि उसका AIR 1 आ गया इसमें, तो आपका तो ऐसी होगा कि अब तो इसको सब PSU मिल जाएगा, नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो ब्रांच है, ठीक है, जो ब्रांच है उसका और जो उसका गेट पेपर कोड है वो मैच होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है काफ़ी PSUs का, कि अगर आपका EC का ब्रांच है तो EC का ही पेपर कोड चाहिए, इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल का ही पेपर कोड चाहिए, आयन का ब्रांच है तो आयन का ही चाहिए। काफ़ी PSU ऐसा करती है। CSIT का ब्रांच है तो उसका ही पेपर कोड चाहिए, क्रॉस पेपर कोड नहीं चलते। तो फिर आप तो एलिजिबल ही नहीं हुए PSU के लिए। वही तो बता रहा हूँ कि AIR 1 भी आ गया CS में, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो डुअल पेपर इसलिए लिखते हैं ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रहे, तो PSUs के लिए नहीं होती है। MTech के लिए आप ज़रूर इसका बेनिफिट ले सकते हो, PSUs के लिए नहीं। अब है ना, कई बार क्या होता है कि बच्चों का ये मेरा रैंक तो आ गया 200 है ना, अब तो मेरे को कॉल आएगा PSUs का, ऐसा नहीं होता है। आपको फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है, फॉर्म फिल करोगे तो फिर आपको कॉल आएगा। तो वो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट उनको पता ही नहीं होता कब नोटिफिकेशन आए, वो भूल जाते हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ये चीज़ भी है कि सही समय पर अप्लाई करना है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं पता चलता है तो जॉब अपडेट्स चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं टाइमली अपडेट देता हूँ, जब नोटिफिकेशन आती है तभी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लक इशू भी होता है, ये कोई नहीं बताता। एक बार क्या हुआ था कि माइनिंग ब्रांच में, कोल इंडिया में, अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हुए हो ना तो भी आपको PSU मिल रहा था। 700 वैकेंसी निकाली थी, 700 वैकेंसी। सोचो आप कि अगर मैं जस्ट माइनिंग एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई हो गया, वो जो कि हो भी सकते हो, एप्टीट्यूड बढ़िया करो और फिर ये जो मैथ्स है वो बढ़िया करो, एक कोर सब्जेक्ट का तो आपको नॉलेज होगा ही, बस उतना दे दो, क्वालिफाई हो जाओगे, सीधा PSU मिल गया, 18 लाख पर एनम परमानेंट जॉब। तो कभी कभी लक इशू, ठीक है, बढ़िया हो तो ठीक है। और उस दौरान में मैक का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं, तो उनके ब्रांच में 0 वैकेंसी। अब AIR 1 भी है तो कोल इंडिया जा नहीं सकते, 0 वैकेंसी, ठीक है। कई बार क्या होता है, ONGC ने हाल ही में ऐसा किया था, बहुत ही कम वैकेंसी निकाली थी।
हाल ही में ONGC ने बहुत ही कम वैकेंसी निकाली थी। अब क्योंकि कम काउंट था तो उनको मिला नहीं। मेरा AIR 100 भी है बट काउंट ही 10 वैकेंसी की है, तो मेरे को मिला ही नहीं वो अपॉर्चुनिटी, या 5 वैकेंसी थी, मेरे को मिला ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा लक इशू भी होता है, हर बार नहीं होता, बट जब होता है तब होता है, राइट। और फिर फाइनली यहाँ पर MTech IIT में करने के बाद मैं PSU जाऊँगा, क्योंकि MTech में PSU रिक्रूटर्स आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करना है। इसलिए जो MTech के स्टूडेंट हैं, आप देखते होंगे कि MTech IIT है फिर भी ये गेट एग्ज़ाम लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि MTech तो हो गया, अब PSU जाने का मन बना लिया है तो गेट एग्ज़ाम देंगे उस रिस्पेक्टिव ईयर का, जो भी ईयर में वो जॉब करना चाहते हैं उस ईयर का देंगे और फिर PSU जॉब लेंगे। या कई बार क्या करते हैं, MTech में चले जाते हैं ताकि साल बर्बाद ना हो, फिर वापस से गेट एग्ज़ाम लिखते हैं, अच्छा रैंक आ गया, PSU का कॉल आ गया, MTech को ड्रॉप करते हैं, PSU चले जाते हैं। ऐसे भी करते हैं, राइट। बट ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं IIT में MTech करूँगा और मेरे को PSU की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, दोबारा गेट लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे स्टेट PSUs होते हैं जो डोमिसाइल डिमांड करते हैं। जैसे महाट्रांस को अगर एक महाराष्ट्र की एक PSU है, अगर आप उसको देखोगे तो महाराष्ट्र डोमिसाइल चाहिए। वैसे ही अगर बाकी PSUs देखोगे कर्नाटका की या फिर तमिलनाडु की, तो वहाँ का डोमिसाइल चाहिए। अब डोमिसाइल डायरेक्ट डिमांड नहीं करेंगे नहीं तो हल्ला हो जाता है कई बार। तो क्या करते हैं, डोमिसाइल की जगह कहते हैं कि नॉलेज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट होना चाहिए प्लस स्कूलिंग वहाँ से किया हुआ होना चाहिए। अरे तो इनडायरेक्टली आप वही कह रहे हो ना कि तुम्हारे पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब मैं महाराष्ट्र में ब्रॉन एंड बॉटअप हूँ, तो मेरे को महाराष्ट्र मराठी का नॉलेज है और मैंने स्कूलिंग में मराठी कर रखा है, तो मेरे पास सर्टिफिकेशन है। ये तो तभी होगा ना जब मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अगर कहीं और होता तमिलनाडु में, तो मेरे को कैसे मराठी का सर्टिफिकेशन मिलता और नॉलेज होता? नहीं होता, राइट। तो ये चीज़ है, तो इनडायरेक्टली कभी डिमांड करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आपको पता रहे फॉर दी क्लैरिटी। और वैसे अगर आप गेट की पढ़ाई कर रहे हो देन यू कैन डाउनलोड श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दी कोर्सेस जहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में कोर्सेस है। आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के भी कोर्सेस है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सब कुछ करना है। मैथ्स कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस ऑल PYQs, एप्टी कॉन्सेप्ट, एप्टी ऑल PYQs, तो ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शंस में आप जा सकते हो। 2004 कोर्सेज इन वन। नहीं तो अलग अलग कोर्सेज चाहिए तो वो भी सुविधा यहाँ पर दे रखी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।